ये एक बुक क्लास 7 का साइंस का बुक है, एनसीईआरटी का। इसमें टोटल 18 चैप्टर है। आज हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है? ये ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। आपने पिछले कक्षा में भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी माँ आपके लिए बड़े प्यार से भोजन बनाती है। जरा सोचिए, पौधों के लिए ये भोजन कौन बनाता है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए जानें कि पौधों में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाने यानी कि संश्लेषित करने में सक्षम है। प्रकाश संश्लेषण, पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। आपने अपनी माता को रसोई घर में अनेक प्रकार के वस्तुओं से खाना बनाते हुए देखा होगा। इसी प्रकार पौधों की हरी पत्तियों में भी कुछ पदार्थ होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। भोजन का उत्पादन, संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री यानी कि फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं। भोजन बनाने के लिए सभी कच्चे पदार्थ का इन खाद्य फैक्ट्रियों तक पहुंचाना जरूरी है। हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना हरी लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक यानी कि पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है। मतलब पत्ते में जो ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है, इसीलिए वो ग्रीन लगता है। मतलब ग्रीन पत्ता जो होता है वो ग्रीन क्यों दिखता है? तो वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्रियाकलाप 1 करके देखिए। अपने विद्यालय में मिट्टी सहित 2 गमला लीजिए। दोनों गमले में एक तरह के पौधे लगाइए। एक गमले को कक्षा के अंदर रखिए, दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखिए। 5-7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए। अपने अवलोकन को कॉपी में लिखिए। कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। देखिए चित्र 1.2, जो ए नंबर का जो गमला है ये छाया में रखा गया था जिसकी वजह से ये मुरझा चुका है, और ये बी नंबर वाला धूप में रखा पौधा है। आपने देखा कि छाया में रखे गए गमले का पौधा मुरझा गया है। देखिए बिल्कुल मुरझा चुका है, जबकि खुले में रखे गए गमले पौधे खिले हुए हैं। ये पौधा पूरा खिला हुआ है। ऐसे क्यों हुआ? क्या चित्र 1.2b में दर्शाया गया पौधा सूर्य प्रकाश की उपलब्धता के कारण स्वस्थ पाया गया है? संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं पौधों को भोजन बनाने के लिए और किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। नंबर 1 क्लोरोफिल।
वर्णक जो पौधों की हरी पत्तियों में पाए जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होते हैं। नंबर 3, जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधे के जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं एवं सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के साथ इन कच्चे पदार्थ से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधे द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन, मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बन डाइऑक्साइड या शर्करा है, बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने निर्मुक्त की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु से, जल मिट्टी से, सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल मिलके क्या बनाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो कि पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, प्लस ऑक्सीजन वायुमंडल में विमुक्त है। 6CO2 प्लस 12H2O, ये सूर्य का प्रकाश और ये क्लोरोफिल है। तो क्या बना दिया? 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये सौर ऊर्जा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे शर्करा है और ये ऑक्सीजन है, और ये वाटर है। वाटर मतलब यहाँ H2O है। और ये क्या हो रहा है? ये जो पूरा प्रक्रिया हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है? आइए क्रियाकलाप द्वारा इसे जानने की प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 2, क्रोटन या कोलियस की चींटीदार पत्ती को तोड़िए। ये 2 पत्ती हैं। इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालिए। फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए। अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रख कर उबालिए। पत्ते में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धोइए। पत्ती को पेट्री डिश में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? चित्र 1.4 प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाती क्रोटीन की पत्तियां। हरी पत्ती वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। देखिए ये सब नीला रंग का हो गया, परंतु सफ़ेद पत्ती वाले भाग नीला नहीं होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? सफ़ेद पत्ती वाले भाग में क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना स्टार्च मंड का निर्माण हुआ। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या इसके लिए पत्तियों में छिद्र होते हैं? पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्र को क्या कहते हैं? ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। रंध्र स्ट्रोमाटा। रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ये पत्तियों के दोनों ऊपरी तथा निचले भाग में पाए जाते हैं। ये है फिगर स्ट्रोमाटा का, जो पत्तियों में पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में रंध्र द्वारा कोशिका। क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुँचते हैं? नहीं, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। वे वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाएं एवं पत्ती एक फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। पौधों में पदार्थ में परिवहन के बारे में आप आगे के अध्याय में जानेंगे।
यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो सभी प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। भोजन के अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्माण होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है। अब समझे सरकार द्वारा वृक्षरोपण अभियान क्यों चलाए जाते हैं। यहाँ पे वृक्षरोपण हो रहा है। वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। इस बढ़ते हुए आधुनिक औद्योगिक युग में पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वृक्षरोपण, वन महोत्सव आदि को प्रोत्साहन करना चाहिए। एक बच्चों में पौधे की उपयोगिता और प्रेम को जागृत करना चाहिए, जिससे पृथ्वी पर वायु और वातावरण संतुलित बना रहे। क्या सभी पौधे अपने भोजन स्वयं बनाती हैं? आइए इनके बारे में चर्चा करें। हरी पत्ती के अतिरिक्त अन्य वर्णक यानी कि रंध्र भी की पत्ती में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग की ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। विभिन्न रंग की पत्तियां हैं यहाँ पे, लेकिन सब में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधे को देखा है? इन्हें शैवाल यानी कि एल्गी कहते हैं। इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः ये भी स्वपोषी होते हैं। ये तालाब है और तालाब में ये जो ग्रीन ग्रीन है ये शैवाल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। अब हम कह सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी, यानी कि उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी जो अपने से खुद भोजन बनाते हैं उसको, और वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते, जैसे कि प्लांट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी वो स्वपोषी हैं, वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे जीव जो इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या भोजन ग्रहण करने की कोई अन्य विधि भी है? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते वे किस प्रकार पोषक की क्रिया करते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित बनाना नहीं कर सकते और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधे अथवा अन्य जंतु पर निर्भर रहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। यानी कि उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कौन? जो दूसरे पे डिपेंड होता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं परपोषी हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। अतः सारे पशु एवं मानव परपोषी हैं। क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं? पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं, परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर
सकते, वे अपना भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होते हैं, वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। नीचे के चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आपको वृक्ष के तने एवं शाखाओं में लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है? ये जो पेड़ के ऊपर जो पीला पीला जो है वो, ये अमरबेल का पौधा है। इसको हम लोग अमरबेल का पौधा कहते हैं। ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है। इसका जो भोजन है, ये जो जिसके ऊपर है, ये उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है, जिस पर ये आरोहित होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो अमरबेल कहते हैं। आपने देखा कि अमरबेल अपने भोजन के लिए दूसरे वृक्ष पर निर्भर रहता है, इसलिए यह एक परजीवी है। हम कह सकते हैं कि परजीवी विषमपोषी का ही एक प्रकार है। क्या विषमपोषी पौधों में पोषण की विभिन्न विधियां हैं? हाँ, विषमपोषी में पोषण की कई विधियां हैं, जैसे परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी यानी कि पैरासाइट कहते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी होस्ट कहते हैं। पौधों में इनका उदाहरण है अमरबेल, तना परजीवी मिसलटो जैसे आकाश बेली भी कहते हैं, तथा रेफ्लेशिया जो जड़ परजीवी है। ये ए नंबर जो है ये है रेफ्लेशिया, और ये जो ये है बी नंबर वाला चित्र, इसको हम लोग मिसलटो कहते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब एक परजीवी है। मृतजीवी पोषण। पोषण की विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृतजीवी यानी कि सैप्रोफाइट कहलाते हैं। यह फफूंद या कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवक के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषण के उदाहरण है। ये फफूंद क्या होता है? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा फफूंद के विषय में जानते हैं। क्रियाकलाप 3। ब्रेड पावरोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे पानी से भिगो दीजिए। किसी नम एवं उष्ण स्थान पर इस टुकड़े को 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 दिनों के बाद ब्रेड की सतह पर सफ़ेद, हरे या भूरे रंग के धब्बे दिखेंगे। इन धब्बों को एक आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए, आपको क्या दिखाई देता है। तो कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग को ब्रेड पर उगता हुआ कवक दिखेगा, यानी कि फंगस दिखता है। आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़ेगी। ये संरचना ही फफूंद यानी कवक या फंगी है, यानी जिसको हम लोग फंजाई बोलते हैं। फफूंद अचार, चमड़े, कपड़े, अनाजों आदि अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। ये उन चीज़ों पर भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तु कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे हवा के झोंकों से किसी ऐसे द्रव्य, जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो तो उन्हें वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये तेजी से फैल जाते हैं। पौधों, जंतु एवं मनुष्य में कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं।
कीटभक्षी इंसेक्टिवोरस। घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। इस पौधों की विधि सबसे अलग है। आप जानते हैं ये पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। ऐसे पौधन कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या किसी भी अन्य रंग के हो सकते हैं। घटपर्णी यानी कि पिचर पौधा है, इसको पिचर प्लांट भी कहते हैं, में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। ये ढक्कन जैसा इसका बना हुआ रहता है। घटपर्णी या कलश पौधा, इसको घटपर्णी या कलश पौधा भी कहा जाता है। वेनस फ्लाई ट्रैप, इसको वेनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। ड्रोसेरा भी बोला जाता है। और ब्लेंडर वॉट आदि कीटभक्षी पौधे होते हैं। कीटभक्षी ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कीटभक्षी पौधा यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। कीटभक्षी पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। वे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन भी बनाते हैं, पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये इंसेक्ट को खाता है। भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, वहीं पे ये पाए जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन को मतलब पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो इंसेक्ट को खाते हैं। सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या आपने दो जीवों के सहसंबंध के बारे में सुना है? ये संबंध क्यों बनाते हैं? यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। ये अपना आवास, एक पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए साथ बांटते हैं, तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। तथा ऐसे जीव सहजीवी लाइकेन, सौपोशी में शैवाल, एल्गी, मृतजीवी कवक, फंगी साथ साथ रहते हैं। ये लाइकेन का फिगर है। ये लाइकेन साधारणतः वृक्ष के तनों पर या पुरानी नमी युक्त दीवारों पर उगते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। यानी कि एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से वो ग्रीन दिखता है, लेकिन फंगी में क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, ये याद रखना है। कुछ कवक है ना, यानी कि फंजाई वृक्ष की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष की जड़ के पास होता है। ये कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल या पोषक तत्व उपलब्ध करते हैं तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन खाद्य पदार्थ कवक को देता है। इस तरह दोनों शैवाल एवं कवक को लाभ पहुंचाता है। यह सहजीवी संबंध के एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। यह सहसंबंध मिट्टी में पोषण तत्व की पुनः पूर्ति में भी सहायक है, परंतु यह पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? आप जानते हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज, पोषक तत्व एवं जल अवशोषित करते हैं, अतः मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। लगातार लंबे समय तक पौधे द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व का अवशोषण होने में इनमें व्याप्त पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की मात्रा कम होती जाती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि मृदा में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इससे पौधे की वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मृदा में पोषक तत्व का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विविध से होता रहता है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पौधा जो नाइट्रोजन बनाता है उसमें उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और वो कैसे बनाता है, तो नाइट्रोजन के हेल्प से बनाता है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में
उपलब्ध होती है, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलयन रूप जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलयन पदार्थ के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसे ही एक जीवाणु है। दलहन के जड़ों की गांठ, यह दलहन जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि फलीदार पौधों में जड़ की गांठ में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इनके बदले फलीदार पौधे राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों जीवों को फलीदार पौधे तथा राइजोबियम एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचाते हैं ना ये सहजीवी संबंध। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। उन्हें मिट्टी में दालों की फसलों के लिए अलग से नाइट्रोजन देना ही आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली फसल के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन व्याप्त रहता है। प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जैसे तत्व की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं। इससे मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाता है। इस पाठ में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं, बहुत कम पौधे परजीवी एवं मृतजीवी होते हैं और सभी जंतु विषमपोषी होते हैं। Thank you for watching this video.